गुणातीताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि Good afternoon, everybody. Harvey's welcome to all. Today I am here to speak on the topics classroom management. ये एक ऐसा वर्ड है जिससे हम लोग आए दिन फैमिलियर हैं। प्रत्येक दिन हम लोग जाते हैं क्लास में और ये वर्ड ऐसा शब्द है जिसे हम लोग प्रत्येक दिन सुनते हैं और समझते भी हैं। आज हम उसी के बारे में जानना बताने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है क्लासरूम मैनेजमेंट और कैसे हम क्लास को सही ढंग से मैनेज करें। जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग सारे एज ए टीचर के रूप में काम करते हैं स्कूल में। मैक्सिमम टाइम हमारे जो दिनचर्या का है वो बच्चों के साथ गुजरता है। मैक्सिमम टाइम बच्चों का हम लोग के साथ गुजरता है और बच्चे का क्लासरूम से इतना अच्छा जुड़ाव और हम लोग का इतना अच्छा जुड़ाव होना चाहिए कि बच्चे को लगे कि हम कहीं अगर गए हैं तो मेरा समय वर्दी रूप से क्रॉस हो रहा है। हर लोगों का अपना नज़रिया होता होगा, स्टाइल होता होगा पढ़ाने का, समझाने का, बोलने का, लेकिन कुछ फंडामेंटल थिंग्स है जो मेरे अनुसार कंसिडर करना चाहिए क्लास में टू मैनेज क्लासरूम को। कैसे मैनेज करेंगे उन्हीं कुछ पंक्तियों को, कुछ पॉइंट्स को हम नोट करना को कोशिश करते हैं। मेरे अनुसार फर्स्ट पॉइंट है कमांड ओवर द सब्जेक्ट। आप क्या डिग्री लेकर आए हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, ये फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पढ़ाने की तरीका क्या है। आप कितने अच्छे पढ़ा सकते हैं स्कूल में या किसी भी संस्था में, ये कतई निर्भर नहीं करता है कि आपके पास बहुत अच्छा डिग्री हो। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं या हमारे जिसमें हम बचपन में पढ़ते थे, एक नीरज सर थे, मैथमेटिक्स पढ़ाते थे हम लोगों को। उनकी क्वालिफिकेशन सिर्फ बीए था। कुछ ऐसे भी टीचर थे जो एमटेक करके आए हुए थे, लेकिन उनकी जो पढ़ाने की सच्चिता ढंग थी उस लेवल की नहीं थी जिस लेवल की उनकी थी। मुझे आज भी याद है कि 10th के उनके पढ़ाने के बाद मैथमेटिक्स आज तक ना तो हम घर पर कभी होमवर्क करने के लिए सोचे थे और ना ही क्लास वर्क क्या होता है वो ना रिवाइज कभी किए, क्योंकि उनके पढ़ाने की मुझे लगता था कि मेरे काबिल
मेरे अंदर एक काबिलियत है कि मुझे इतना जल्दी समझ में आ जाता है कि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है कि घर पर रिवाइज करने का। बाद में पता चला कि नहीं, ये तो सर का तरीका था जो हमें नहीं सारे बच्चों को ऐसा था कि हम उसके बाद में एक जगह कोचिंग भी जाते थे पढ़ने के लिए। उस कोचिंग में भी वही सब्जेक्ट वही टॉपिक अगर कुछ दिन पढ़ाई होता था तो सर से हम कहते थे कि हम ये चैप्टर्स को पढ़ा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी पढ़ाने की शैली बहुत अच्छी है तो बच्चे आपके उस सब्जेक्ट को हार्ड से हार्ड सब्जेक्ट, चाहे मैथमेटिक्स हो, एसएसटी हो, साइंस हो, संस्कृत हो, जो भी सब्जेक्ट है, हम लोग मुश्किल से 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ाते होंगे। बच्चे 6 या 7 सब्जेक्ट पढ़ते हैं पर डे। तो आपकी कुशलता अपने सब्जेक्ट पर इस लेवल तक होना चाहिए कि क्वेश्चन किसी प्रकार के राइज हो उस सब्जेक्ट से, उस टॉपिक से आप तहे दिल से अच्छे ढंग से समझा पाए। तो फर्स्ट टॉपिक मेरे अनुसार जो कुछ पॉइंट को कंसीडर करना चाहिए क्लासरूम को मैनेज करने के लिए, अच्छे ढंग से मैनेज करने के लिए, वो फर्स्ट पॉइंट है कमांड ओवर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पर आपका इस लेवल पर कमांड होना चाहिए। आए दिन बहुत सारे टीचर लोग को देखते हैं कि या सुनते भी हैं कि उनकी एक्सपीरियंस 20 साल है, 25 साल है, सब्जेक्ट पर बहुत ही अच्छे ढंग से कमांड भी है, लेकिन डेली बेसिस पर उस पर काम नहीं करते हैं। रीजन उसका कभी कभी कुछ टॉपिक्स, जैसे आप एसएसटी पढ़ा रहे हैं और कुछ कोई टॉपिक्स ऐसा हो कि मतलब बताना चाहिए तो शुरुआत से यहाँ से प्लानिंग यहाँ से होना चाहिए तो कुछ अलग बता दिए, 3 पॉइंट हो सकता है टॉपिक्स का। उसका बनिस्पत दुखद प्रभाव किस पर पड़ता है? बच्चों पर। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम जब बच्चा सुनता है, क्योंकि आपके लिए वो चैप्टर फैमिलियर हो, बच्चे के लिए वो फर्स्ट चैप्टर है, वो पहला बार उसका दर्पण हो रहा है उस चैप्टर का। इससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर आंतरिक रूप से जो बढ़ावा होना चाहिए टॉपिक के ऊपर, समझ होना चाहिए, पकड़ होना चाहिए, वो जेन्युइन ढंग से नहीं हो पाता है। और उनके दिमाग में एक चीज बैठ जाता है कि ये हो सकता है कि सर आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस है तो आपको नॉलेज भी है, आप जितने भी टीचर हैं सबके पास नॉलेज है, क्योंकि कहीं ना कहीं से हम लोग भी डिग्री लेकर या पढ़कर उस चैप्टर को ही आए हैं। लेकिन होता क्या है कि अगर आप डेली बेसिस पे फैमिलियर नहीं हो, सीबीएसई बोर्ड प्रत्येक दिन, प्रत्येक साल, एवरी ईयर अपने टॉपिक्स पर कुछ ना कुछ ऐड ऑन करते रहती है। जैसे कि पहले की बात किया तो पहले डिजिटलाइजेशन नहीं था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट होते रहते हैं, और इसके प्रावधान भी दिया गया था कि अमेंडमेंट बहुत जरूरी है। जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से पूछा गया था, जब संविधान का निर्माण किया गया था तो उनसे पूछा गया था, तो उन्होंने बाकायदा इसको बोले थे कि हमारा जो संविधान है वो कठोर नहीं है, अमेंडमेंट हमेशा जरूरी है। बाकायदा इस पर आर्टिकल 222 के तहत प्रावधान भी दिया गया है कि आप अमेंडमेंट करें, और बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं आर्टिकल ऐड ऑन कर, जैसे कि राइट टू स्पीच। आज दिन हम लोग देखते हैं, अभी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जैसे सर ने बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें हम लोग देखे कि डिजिटल जितने भी डिजिटल इंडिया के इन्फ्लुएंसर हैं, चाहे यूट्यूबर्स हैं, उनको बाकायदा ये सख्त संदेश दिया गया, निर्देश दिया गया कि आप अपने मर्यादा में रहकर ऐसा कुछ नहीं बोले जो देश के संप्रदाय का अफेक्ट करे। अब तमाम शिक्षकगण से विनम्र निवेदन है कि कृपया शांतिपूर्वक सुने। क्या सभी अपने सब्जेक्ट पर कुशलता पूर्वक और परिपक्व होंगे अपने सब्जेक्ट के प्रति,
सभी को बेसिक नॉलेज और एडवांस नॉलेज अपने सब्जेक्ट के प्रति सही ढंग से पता होगा। मैं यहाँ ये कतई नहीं बताने आप लोगों को आया हूँ कि आप लोग कैसे इम्प्रूवमेंट करें। मेरे अनुसार, क्योंकि सीबीएसई का करिकुलम का एक्टिविटीज का एक पार्ट है कि इस चीज़ों पर डिस्कस किया जाए, क्योंकि डेली बेसिस पर इम्प्रूवमेंट ही जीवन का एक इंसान और एक जानवर में यही बेसिक डिफरेंस है कि जानवर के पास दिमाग नहीं होता और इंसान के पास दिमाग होता है। और दिमाग का कतई मतलब यही नहीं होता है कि आप इर्द गिर्द में कहीं बातों में फंसे रहते हैं। जिस दिन, जैसे सर्वेश सर ने भी बोले थे कि जिस दिन आपको लगे कि हम टीचर हो गए हैं, आपका उस दिन डेवलपमेंट रुक जाता है। टीचिंग प्रोफेशन को कहा जाता है नोबेल प्रोफेशन, क्योंकि इसमें आज दिन आपको उम्र कैसा भी कितना भी हो, 50 साल को, 60 साल को, 70 साल के हो, या 30 साल को, या 20 साल के हो, लेकिन आपकी मुलाकात हमेशा एक कम उम्र के बच्चों से, नवयुवक के बच्चों से जो आगे देश के भविष्य बनने वाले हैं, उनसे मुलाकात होती है। उनकी एनर्जी वाइब से लेकर हम लोग को ऐसा लगता है कि हम आए दिन प्रत्येक दिन ऊर्जवान फील करते हैं। सब्जेक्ट पर कमांड होना क्यों इम्पोर्टेंट है, ये तब फील होता होगा जब आप किसी क्वेश्चन पर या टॉपिक से कभी फंस जाते होंगे। मे बी वो टॉपिक आपको बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो, बहुत अच्छे ढंग से आपको पता हो, लेकिन किसी कारणवश उस दिन ध्यान में नहीं आता है। उस दिन ऐसा फील होता होगा क्लासरूम में कि बहुत खराब फील होता होगा कि टॉपिक कैसे स्लिप ऑफ माइंड हो गया। इसलिए शिक्षक लोग को कोशिश करना चाहिए कि आपका जो भी टॉपिक हो प्लानिंग वे में, एक चैप्टर है, कोई भी चैप्टर हो, चाहे मैथ का हो, साइंस का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, इसी पर यह ध्यान देना चाहिए कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा फैमिलियर है, आपको पता है। अगर आप तमाम जितने शिक्षकगण हैं उनको ये दे दिया जाए, चाहे उस सब्जेक्ट को पढ़ाते भी नहीं हो, फिर भी उनको दे दिया जाए तो उनको तैयार करने में मुश्किल से 1 या 2 दिन लगेगा पूरी बुक को, लेकिन बच्चों को वही बुक कंप्लीट करने में पूरे साल लगती है। तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चों को समझ में आना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम अपने रोल को, अपने दायित्व को उस सही ढंग से निर्वहन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये इस पर निर्भर करता है कि हम जिन बच्चों, हमारे एक फेवरेट टीचर्स हैं, आप लोग भी जानते हो, डॉक्टर विकास दीक्षित, उनका नाम सुने होंगे। आज के डेट में यूट्यूब का बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर है, इंट्रोडक्शन का मोहताज तो है ही नहीं वो। उनका एक स्टेटमेंट है और उनका क्लास का एक रूल भी है कि अगर मेरे क्लासरूम से अगर बच्चे उठ के चले जाते हैं या बात कर रहे हैं या सुन नहीं रहे सही से, इसमें बच्चों की कतई गलती नहीं है, गलती हमारी है, मेरा है। और हम लोग का जो वो फिर भी तो सीनियर सेक्शन के बच्चों को पढ़ाते हैं, एटलीस्ट उनके पास हाई लेवल मैच्योरिटी तो होती ही है, लेकिन हम लोग का जो दायित्व दिया गया है छोटे बच्चों का अप टू 10th, जिनकी मैच्योरिटी इतना भी नहीं है कि वो उसमें सही और गलत में डिस्क्रिमिनेशन कर सके, डिफरेंशिएट कर सके। अभी इससे पहले टॉपिक था कैरियर प्लानिंग के ऊपर, कैरियर प्लानिंग के ऊपर जो टॉपिक अभी सर ने जैसे उस पर डिस्कस किया कि उसमें सबसे विटल रोल प्ले करते हैं शिक्षक। सर ने भी बताया कि शिक्षक का क्या इम्पोर्टेंस है कैरियर पाथ को चूज करने के लिए। माता पिता का तो योगदान है, लेकिन तय बात है कि बहुत सारे माताएं पिता के पास उतने एक्सपीरियंस या उतने कुशलता नहीं होगी उस फील्ड में, क्योंकि बहुत सारे फादर मदर हाउसवाइफ है, कोई किसान है जो शिक्षा की जगह में उनकी प्रफुल्ल मैच्योरिटी उस लेवल की नहीं है या तालीम उस लेवल का नहीं प्राप्त किए हैं जिससे कि बच्चों को वो गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। इसलिए वो अपना दायित्व हम लोग पर छोड़ कर जाते हैं
कि आप इस बच्चे को निखारें, और हम लोग का ये दायित्व बनता है कि बच्चों को किस तरह से निखारें, उसके कुशलता को किस तरह से पकड़े। जैसे अभी हमने सर से क्वेश्चन भी पूछा था कि अगर कैरियर गाइडेंस में एकेडमिक सेक्शन में कोई इंपॉर्टेंस दिया जाए, तो अगर जो अदर फील्ड में जाना चाहते हैं, जैसे स्पोर्ट्स फील्ड में जाना चाहते हैं, जिसमें बेस्ट एग्जाम्पल विराट कोहली का दिए। विराट कोहली क्रिकेटर, उनका एक इंटरव्यू भी है, बाकायदा उन्होंने बताया कि उनके प्रिंसिपल मैम ने कितना, उनकी एक मैम थी जो प्रिंसिपल थी वहाँ की, उनके स्कूल की, सन जेवियर स्कूल में सब पढ़े हुए थे, वो कितना विटल रोल प्ले कि उनको एज ए क्रिकेटर प्रोफेशन को चूज करने लगा, क्योंकि उनको पता था कि इसका मन पढ़ने में तो लगता है क्रिकेट की दुनिया में बहुत ज्यादा। अगर वो अन्य टीचरों की तरह या अन्य लोगों की तरह जैसे समाज में सोचा जाता है, तो शायद देश को विराट कोहली जैसा बेस्ट क्रिकेटर नहीं मिलता। उन्होंने ये चूज किया कि नहीं, इस बच्चे का डायरेक्शन या निहित कार्य करते के प्रति जो कुशलता है, या जो संक्रामक ढंग से पॉजिटिव वे में जहां पर अपना 100% एफर्ट दे सकता है, वो क्रिकेट ही फील्ड है। और आज दिन हम लोग सुनते हैं, क्योंकि बहुत सारे टीचर जो हैं आज शिक्षक के रूप में भी काम कर रहे हैं, अपने कैरियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए भी काम कर रहे हैं। वो भी अपने जीवन में बहुत सारे फेलियर को देखते हैं, आए दिन फेस भी करते हैं। तो ये पता है उनको कि गाइडेंस कितना इम्पोर्टेंट है। सही समय पर अगर गाइडेंस सही ढंग से मिल जाता तो हो सकता है कि हम लोग और अच्छे जगह पोजीशन को होते हैं। बहुत सारे शिक्षक या समाज में ऐसा देखते होंगे कि ये जो बच्चा है बहुत अच्छा सिंगर है, गाने की तालीम उसके अंदर बहुत अच्छा है, उसके अंदर माँ सरस्वती का प्रदान होता है कि आपका रोल सिर्फ दूसरा जो टॉपिक्स है, कमांड ओवर द लैंग्वेज। आज के डेट में इंग्लिश इज कंसीडर द प्रायोरिटी लैंग्वेज। लैंग्वेज अगर हम पढ़ाते हैं तो बहुत ठीक है, वहां पर इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। अगर हम एसएसटी पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं, और इंग्लिश पर आपकी बहुत अच्छी कमांड है, और बच्चे हैं 8th का, 9th का, 7th का, 6th का, और आप उसमें इंग्लिश जाकर, और बच्चों को कुछ उसमें समझ नहीं आ रहा है, सब्जेक्ट पर उनको ध्यान जा ही नहीं रहा है। Excuse me, sir. I have one question. यस सर। How to manage the classroom? Class management is a topic. या ऑफ कोर्स। So I have one question. In PIT section, many students have disturbed the class या because their age, I mean 6 to 8 years. So how to manage this type of student in the class? According to me, these types of students might be considered as the most priority in the most priority list. If you think you teach a meritorious student, because rank holder is not be considered a good student. If you are a teacher, if you think that this student will not do as considered, as will not maintain the decorum of the class, the most important thing is that इसके पीछे जो भी हो, शिक्षक का तो बहुत बड़ा दायित्व है। तो उस तरह के अगर उसको मैनेज करें, मैं आपको इस तरह से मैनेज जी मैं इस पर आता हूँ कि कैसे मैनेज करें, उन्हीं कुछ टॉपिक्स के बारे में। अगर आप बच्चों को मैनेज करना चाहते हैं तो आपको खुद से मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप खुद अच्छे ढंग से मैनेज हो, आपके तो मैनेजमेंट सही ढंग से है, तो बच्चे आपको फॉलो करेंगे, और सही ढंग से हो सकता है उनको आपको फॉलो करने में, आपको समझने में उनको महीने लग सकता है, लेकिन समझेंगे जरूर। अगर आप अपने कर्तव्य का निर्वहन सही ढंग से करिएगा बच्चों के प्रति, ऐसा
किसी प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करिएगा कि अगर बच्चा का 2+2 4 होता है, गलती से 3 लिख दिया है, और हो सकता है वो प्रेशर में हो आकर गलती लिख दिया हो, और आप उसको बच्चों को बुली कर रहे हैं कि नहीं, या क्या कहते हैं उसको परेशान कर रहे हैं कि अरे तुमको ये भी नहीं आ रहा है, क्या पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो सकता है उनके अंदर जो पूछने का जो सामर्थ्य उस समय जुटा पाया था आपसे क्वेश्चन पूछने का, सर ये क्या है, और आपने पूछ दिया कि ये बेसिक क्वेश्चन है, मैं इस टाइप का क्वेश्चन को कंसिडर नहीं करता हूँ। उस समय ऐसा लगेगा, अगर आपको ऐसा देखना है तो आप बच्चों को जगह पर बना के देखिए। हम जो प्राइमरी के टीचर होता है वो तो डिस्क्रिमिनेशन करता नहीं, क्योंकि वो छोटे बच्चे को पढ़ा रहा है। और सर आप भी पढ़ा रहे हैं, हम भी पढ़ा रहे हैं, तमाम जितने भी शिक्षक पढ़ा रहे हैं, ये तो पता जरूर होगा, और ये हल्का तो डिस्क्रिप्शन रहता ही है कि मेरिटोरियस स्टूडेंट को थोड़ा ज़्यादा कंसिडर किया जाता है, और जो बिलो पॉवर्टी लाइन कह सकते हैं, बिलो एवरेज बच्चे जो हैं उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ऐसा लगता है कि नहीं बच्चा कुछ कर ही नहीं सकता, थोड़ा ठीक है, हल्ला करता है, उसको शांत करवा दिया जाए। जैसे बच्चों को शांत करवाने के लिए आज के डेट में मोबाइल थमा दिया जाता है, या पहले झुंझुना दे दिया जाता था, वही आज के डेट में जो बच्चे हल्ला करते हैं, या हो सकता है सर अब हम लोग कोशिश भी नहीं करते हैं कि हल्ला करने का क्या रीजन है। मैं तो इस प्रोफेसर बहुत ज़्यादा दिन से नहीं हूँ। अकॉर्डिंग टू योर क्लास में जब बच्चा हल्ला करता है उसको मोबाइल देते हैं। मैंने ये तो नहीं बोला सर, मैंने तो आपसे क्लासरूम का पूछा है, आप क्लासरूम का पूछा है। हम क्लास जिस तरह से आज के डेट में हम लोग जो करते हैं कि जो बच्चे हल्ला करते हैं उसको पनिशमेंट के रूप में बाहर खड़ा कर देते हैं, या कुछ काम दे देते हैं। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट हम बच्चे को किसी प्रकार का पनिशमेंट नहीं, फिजिकल पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं, मेंटली पनिशमेंट दे सकते हैं, कुछ भी नहीं दे सकते हैं। तब कैसे उसको मैनेज करें? क्या कि किसी प्रकार का उनको पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं जी, तो तब कैसे उसको मैनेज करेंगे? ये इसी टॉपिक्स को सर हम बताना चाहते हैं, कुछ टॉपिक्स कुछ पॉइंट्स जो नोट डाउन करके आए हैं उसी को लुक आफ्टर करने वाले हैं, आगे क्या पॉइंट्स आने वाले हैं। मैं ये बोल रहा हूँ तो क्या सिनेरियो आज के डेट में, या आप भी सब शिक्षक हैं, आप भी कभी कभी फील करते हो कि एक सही समय पर मुझे भी अच्छे गाइडेंस या एक सही मार्गदर्शक मिलता तो शायद हम बेहतर कर पाते जीवन में। जो क्योंकि ठीक है, टीचिंग इज द बेस्ट प्रोफेशन, नॉलेज प्रोफेशन कंसिडर किया जाता है, लेकिन तमाम जितने भी शिक्षकगण हैं वो अपने प्रोफेशन से सही में खुश तो रहते नहीं, क्योंकि सोसाइटी खुश रहने नहीं देती है। ये आप ही का स्टेटमेंट था कि किसी का सक्सेस नापा जाता है उसके पैसे से, उसके बैंक बैलेंस कितना है उससे कंसिडर किया जाता है ये सक्सेसफुल है कि नहीं है। और आज के डेट में सर ये है कि टीचिंग प्रोफेशन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितना होती है आपको भी पता है। तो मैं इन्हीं कुछ पॉइंट्स को नोट डाउन करके आया हूँ, ध्यान में रखा हूँ मेरे अनुसार, जिससे कि आपका जो सिनेरियो है वो चेंज होना चाहिए। आप अपने जीवन काल में, हम लोग जीवन काल में क्या किए नहीं किए उसका इम्पैक्ट बच्चों पर नहीं पड़ना चाहिए। उसका फर्स्ट पॉइंट हमने जैसे डिस्कस किया, कमांड ओवर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए, लेसन को प्लान करके आना चाहिए, लेसन को इस तरह से प्रिपेयर होना चाहिए कि टॉपिक्स बाय प्रत्येक दिन का टॉपिक्स कवर होना चाहिए कि नहीं मेरा आज का सिलेबस इतना है, इतना तो कवर होना चाहिए। ये कहता ही नहीं कि हमको सब्जेक्ट बहुत अच्छा ढंग से आता है और एक ही दिन में खत्म कर दिए, क्योंकि आप फैमिली उस टॉपिक से, बच्चे फैमिली नहीं है। दूसरा जो पॉइंट है कमांड ओवर द लैंग्वेज, लैंग्वेज पर आपकी बहुत अच्छी कमांड हो, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। मकसद ये होना चाहिए कि बच्चों को समझ में आना चाहिए। टुडे इंग्लिश इज कंसिडर्ड द व्हाइट कलर जॉब। If you knew English very well, you will be considered as a very intelligent person, या intellectual person. लेकिन जो हिंदी की गरिमा है और इंग्लिश की गरिमा को दोनों को देखा जाए, दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। जैसे सर्वेश सर ने बोला कि क्लास में मैनेजमेंट करने के लिए और फेमिनिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो डिस्क्रिप्शन हो रहा है बॉयज और गर्ल्स में, ही और सी की जगह दे यूज करें। हिंदी में ऐसा कुछ है ही नहीं। तो चीजें आप ये कतई नहीं होना चाहिए कि
बच्चों का जो है सब्जेक्ट से कम इंटरेस्ट नहीं टुडे एज ए कंसिडर फॉर लैंग्वेज, या इंग्लिश इज कंसिडर्ड टू बी अ गुड लैंग्वेज और इंग्लिश प्ले अ vital रोल फॉर गेटिंग अ प्लेसमेंट, इधर यू cracking a good job. Today all the interview will get considered in English. But you have to consider in mind that if the students are not being able to get in all the topics which you are taught in English, you should be kept in mind that if the students are comfortable in Hindi, you should teach in Hindi so that he or she able to catch the topic. If you teach literature, you can also be teaching in Hindi. The most important role of us is to getting the knowledge, not showing our knowledge. अगर हम पढ़ा रहे हैं तो तय बात है कि बच्चों से ज़्यादा तो जानते ही, उस टॉपिक को हमारा अच्छा कमांड है उनसे, लेकिन आपके कमांड होने से या नहीं होने से कतई फर्क नहीं पड़ता है कि बच्चे को सीख जाए। तो लैंग्वेज बैरियर इम्पॉर्टेंट नहीं होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट को सीखने के लिए, लैंग्वेज को सिखाने के लिए, क्योंकि इंग्लिश हमारा जो लैंग्वेज है वो नेटिव लैंग्वेज नहीं है। आप धीरे धीरे उनको सिखा सकते हैं। और आज भी हम लोग भी जब पढ़ते थे तब देखते होंगे, क्योंकि हम लोग सीबीएसई बोर्ड का ही पार्ट है और एसएसटी या कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं उनका कोशिश करते थे कि उसका हिंदी मीडियम का बुक मिल जाए, जिससे कि उस टॉपिक को समराइज कर इजी वे में उसको गेट इन कर सके। क्योंकि अगर हम उस टॉपिक से इंग्लिश में पढ़ते तो कोशिश करते इसको मगअप करें और रट कर जाकर कंप्लीटिंग कर दें। उससे क्या होता है कि जैसे हम आफ्टर 10th पास करते हैं, 11th 12th करते हैं, बढ़ावा में आईआईटी और एनआईटी का सपना देखते हैं, उसके बाद साइंस लेते हैं और उसके बाद जैसे स्विच करते हैं जनरल कंपटीशन में, और जैसे देखते हैं कि जनरल कंपटीशन में जो वही टॉपिक्स पढ़ना जो हम लोग 8th 9th में 6th में पढ़े थे, खास करके जनरल साइंस में या एसएसटी में, सोशल साइंस में, तो उसमें लगता है कि खास उसमें अच्छे ढंग से पढ़े होते तो आज फायदामंद होता। तीसरा है डिसिप्लिन और एटीट्यूड। आज दिन हम सुनते हैं कि इस इंसान का स्ट्रेचर क्या रहा होगा, जैसे बी आर अम्बेडकर के बारे में हमेशा लोग बोलते हैं कि इस इंसान का स्ट्रेचर क्या रहा होगा। उनको बहुत सारे सोशल डिस्क्रिप्शन होने के बावजूद उस लेवल पर पहुंचे, उनका वो एटीट्यूड था, एटिकेट था वो उनका, कि तमाम जितने भी समस्या उनके साथ हुए उसके बावजूद भी उस मुकाम पर पहुंचे, वो उनका इंटरनल एटिकेट्स था। डिसिप्लिन क्यों इम्पोर्टेंस है, हम हमेशा अपेक्षा रखते हैं कि बच्चे हमेशा डिसिप्लिन में रहें। ये हमारा भी दायित्व है कि हम क्लासरूम में ऐसे वर्ड का यूज नहीं करें जिससे बच्चों पर गंदा प्रभाव पड़े, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी वर्ड सीखते हैं बच्चे वो अपने परिवेश से सुनते हैं, या तो वो फैमिली से सुनते हैं। जो पहला बच्चा गाली भी सीखता है वो अपने फैमिली से ही सीखता है, या तो घर का परिवेश वैसा है या इर्द गिर्द का परिवेश वैसा है। तो हमारा दायित्व बनता है कि क्लासरूम में वैसा डिसिप्लिन मेंटेन रखें जैसा कि हम अपेक्षा रखते हैं बच्चों से। अगर आप में प्रोफेशनलिज्म नहीं शो दिखता है तो आप ये अपेक्षा कभी नहीं कर सकते कि बच्चे भी आपको मैनरिज्म शो करें। हम हमेशा आए दिन हमारे समय में या सभी शिक्षकों के साथ ऐसा नहीं होता है, लेकिन स्कूल में एक दो शिक्षक ऐसे होते हैं, हमारे समय भी थे, जिनका बुली करने का आदत होता है। वो बच्चों के साथ ऐसा मिसबिहेव भी कर देते हैं और बच्चे इतने छोटे होते हैं कि बोल भी नहीं पाते और हम लोग के समय में तो बोलने का हक ही नहीं दिया जाता था। आज फिर भी सीबीएसई बोर्ड का ये सीबीएसई बोर्ड ये अलाउ नहीं करती कि बच्चों को पीटा नहीं जाए। हम लोग के समय तो गंदा ढंग से पीटा जाता है। उसका अफेक्ट मेंटली रूप से कितना पड़ता है कि हम लोग सब जानते हैं। दिमाग पर असर हो जाता है कि ये सब्जेक्ट मेरे लिए है ही नहीं।
आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं ये ध्यान देना चाहिए कि प्रत्येक बच्चों को समझ में आना चाहिए। और उसके लिए सबसे पहले आपको डिसिप्लिन करना। डिसिप्लिन का मतलब ये कहते हैं होना चाहिए कि हम सही ढंग से पहन ओढ़ कर अच्छा ढंग से गए और अच्छा ढंग से लेक्चर देकर निकल गए, क्योंकि हम लोग लेक्चरर तो हैं नहीं। हम लोग को कंसिडर किया था शिक्षक के रूप में, और शिक्षक और लेक्चरर के बीच में डिफरेंस हम लोग सब जानते हैं, क्योंकि सब लोग यहाँ पर ग्रेजुएट हैं। तो डिसिप्लिन का मतलब ये होना चाहिए मेरे अनुसार कि बच्चे आपसे सहज रूप से आप इतना क्लासरूम में ऑप्शन प्रोवाइड करें कि बच्चे सहज रूप से आपसे क्वेश्चन पूछ सके, किसी भी फील्ड से हो, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो। क्योंकि जितने भी करियर पाथ का क्वेश्चन हो, चाहे लाइफ का क्वेश्चन हो, वो पहला क्वेश्चन हमेशा राइज होता है हम लोग से कि सर ऐसा सिनेरियो में हम लोग क्या करें। अगर आप आपके और बच्चों के बीच में वैसा सहजता नहीं है तो आप ये मान के चलते हैं कि बच्चे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। सर कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? सर आपने जैसे बोला कि अगर टीचर कोई लेक्चर ले रहा है तो वो चीज़ें सारे बच्चों तक समझ में आनी चाहिए। If I am telling you, if we were taking a lecture in any class, if someone is not getting your point, then how can you decide it is your fault या फिर उस बच्चे की गलती है? सर अगर How can you देखें deal this situation? सर अगर इस बात को देखें तो इसमें भी शिक्षक का ही गलती है। क्यों गलती है? जैसा कि आपने बोला कि हम अगर कोई नए टीचर ग्रुप में कंसीडर हुए और आए हुए और माइंड मेकअप करके ये आए हैं कि बच्चों को अगर ये टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को इतना तो पता होना चाहिए। ये उनसे पहले पढ़ाने वाले के टीचर का गलती होगा कि वो तमाम सारे बच्चों को कंसीडर नहीं किए, क्योंकि जो टॉपर्स बच्चे हैं या जो रैंक होल्डर बच्चे हैं उनको तो टॉपिक्स पता है, उनको ये पता है जो पढ़ा रहे हैं उनको गेट इन हो रहा है, मगअप भी कर रहा है और कंसीडर भी कर रहा है, अंडरस्टूड भी कर रहे हैं, अंडरस्टूड भी हो रहा है। लेकिन अदर बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि आप फंडामेंटली रूप से पढ़ा रहे हैं। सपोज आप फर्स्ट क्लास ले रहे हैं और कोई टॉपिक साइंस का ले रहे हैं और उस टॉपिक का बेसिक रिक्वायरमेंट कहीं और से जुड़ा हुआ है और बच्चे का वो बेसिक ही हिला हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि वो टॉपिक उनको कंसीडर समझ में आएगा? तो इसमें क्या नहीं लगता है कि पहले जो पढ़ाने उसमें किसका गलती रहो? क्योंकि जो भी शिक्षक पढ़ाए होंगे वो भी हमारे संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, शिक्षक का ही गलती रहा होगा।